Hello everyone. So welcome back. So today we are going to start our next topic, that is friction. So in friction, what is the friction? Suppose let's start with the definition of the friction. So friction is the opposing force. First of all, what is the friction? We will say that the friction is opposing force that is set up between the surfaces of contact when one body slides or rolls or tends to move, okay, on the another surface. Or we can say when the two bodies are in contact with each other and the bodies are moving or tends to move, then the opposing force generated between these two surfaces is known as the friction. ठीक है. So definition of friction, we can write it as it is it is the opposing force it is the opposing force that is set up that is set up between the two surfaces in contact between the two surfaces in contact when the one surface when the one surface is moving or or tends to move over the another surface. So this is the frictional force. So what it says? It is the opposing force that is set up between the two surfaces in contact. टू surfaces in contact कहा है हमने कि जो दो surfaces contact में होंगे उनके बीच में ये setup होता है जो कि opposing force है, which opposes the motion. ये किसको क्या करता है? It opposes the motion. कौन सी मोशन को? when we are going to apply a force on any body, at that time the body either it will move or it will tends to move. ऑब्वियसली अगर सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है तो इट विल ऑब्वियसली मूव, और सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा? वो उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि हाँ, अगर ज़्यादा फोर्स हम इसके ऊपर लगाते हैं तो इट विल स्टार्ट मूविंग. सो सपोज दैट दिस इज आवर सरफेस and an object of mass m has been placed over it. ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया? एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट इसको प्लेस कर दिया. अब देखिए, जब तक ये रेस्ट की कंडीशन में पड़ा हुआ है कुछ ये अच्छा, यहाँ पे सरफेसेस कौन सी हम ले रहे हैं? एक तो ये इसकी जो लोअर सरफेस है, द लोअर सरफेसेस ऑफ द बॉडी, इसकी जो लोअर सरफेस, और ये जो दूसरी सरफेस है इसकी अपर सरफेस. दिस इज द सेकंड सरफेस एंड दिस वन इज द फर्स्ट सरफेस. ओके, तो ये अभी दोनों सरफेसेस अभी देखिए कांटेक्ट में, जो कि डार्क किया हुआ है मैंने. ठीक है. नाउ अब क्या कह रहे हैं? व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मोशन की टेंडेंसी है ही नहीं. व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, है ना. जब टेंडेंसी नहीं है तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन. नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, there will be no friction. इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें. अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने जो बात बोली है. वी आर सेइंग दैट द बॉडी इज इन रेस्ट एज वेल एज देयर इज नो रिजल्टेंट एक्टिंग फोर्स. वहाँ पे कोई भी रिजल्टेंट एक्टिंग फोर्स है ही नहीं. एट दैट टाइम देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेज. उस केस में यहाँ पर दोनों सरफेसेज के बीच में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. बट वाट विल हैपन इफ वी अप्लाई ए फोर्स एफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी हमने क्या किया? लेफ्ट से राइट की तरफ एक एफ अमाउंट का फोर्स जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया. बट दिस एफ फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दिस बॉडी. अभी लेकिन ये जो एफ फोर्स है ये इस बॉडी को मूव नहीं करा सकता. सपोज दैट ये बॉडी जो है 100 kg की है, 100 kg का कोई बॉक्स रखा हुआ है और हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का. वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ
10 न्यूटन का एंड मास इज अबाउट 100 kg। सो मास बहुत ज़्यादा, इसका मतलब वेट इसका कितना हो गया, अबाउट 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन का वेट है, उसको अगर हम 10 न्यूटन के फोर्स से मूव कराना चाहें तो नहीं मूव होगा, ठीक है ना। लेकिन मूव नहीं होगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया, एक तरीके से एक डिस्टर्बिंग फोर्स तो है यहाँ पर, दैट डिस्टर्बिंग फोर्स इज 10 न्यूटन। तो उस केस में अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन जब तक बॉडी मोशन में नहीं है तब तक जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो फर्स्ट टाइप वी आर स्टडिंग, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टैटिक मीन्स इट इज स्टेशनरी, it is not moving. When the objects are not moving, at that time the friction generated between these two surfaces will be static in nature. तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात क्या होती है, ये कहता है कि जितना जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ये उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इसकी बात करें अगर हम, तो ये स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि भाई जब तक बॉडी मोशन में नहीं है तब तक जो फ्रिक्शन जनरेटेड होगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अभी बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन क्या होगा कि अगर हम ये जो फोर्स है एफ जो 10 न्यूटन का था, इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, तो जब जैसे जैसे हम इसका जो फोर्स है, वी आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द फोर्स, एफ की वैल्यू जो 10 न्यूटन थी अब धीरे धीरे 20 कर दी, फिर 30 कर दी, 40 कर दी, 50 कर दी, तो होगा क्या, एट दैट टाइम द स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। जो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब इसका रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब ये जो बॉडी 100 kg की पड़ी हुई है ये अपना रेजिस्टेंस यानी कि जो फ्रिक्शन जनरेट कर रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा रही थी, अब उस टाइम पे वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा। सो एट दैट टाइम व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, बॉडी जो है जस्ट अभी मोशन में आई नहीं है लेकिन इट इज़ अबाउट टू मूव, इट इज़ अबाउट टू कम इन मोशन, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने क्या कहा, अभी भी बॉडी मोशन में नहीं है, अभी भी बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन इट इज़ अबाउट टू कम इन मोशन। अबाउट टू का मतलब क्या हो गया कि आपने थोड़ा सा भी फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिया बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो वी कैन से दिस इज द मैक्सिमम static friction, this is maximum static frictional force। तो जो maximum static frictional force होता है that is known as limiting friction। but what will happen if we increase the external amount of force by the limiting friction? हम क्या करें कि जो external amount force है, external force का जो amount है, we are increasing, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स था उससे भी ज़्यादा हमने इसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, एट दैट टाइम द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था ना, लिमिटिंग का मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमम जो अपोजिशन जो इसके अंदर की क्षमता है जितनी अपोज करने की, वो मैक्सिमम अपोजिशन वो लिमिटिंग तक कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो अब उसके बस की नहीं है, वो चल पड़ेगा। तो जब वो चल पड़ेगा एट दैट टाइम द बॉडी विल बी इन मोशन, एट दैट टाइम द बॉडी विल बी इन मोशन। तो जब बॉडी हैज़ कम इन मोशन तो क्या उस टाइम पे ये सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। उस टाइम पर भी ये सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी। तो जब सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर तब भी तो कोई ना कोई फ्रिक्शन होना चाहिए ना। सो एट दैट टाइम द फ्रिक्शन वी विल से इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेटेड है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो तीन टाइप के फ्रिक्शन फोर्स हमने देखे अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज दैट ए बॉडी इज केप्ट एट ए सरफेस, बॉडी जब एक सरफेस पर रखी हुई है, एट दैट टाइम देयर विल बी नो फ्रिक्शन जनरेटेड बिकॉज देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब तक बॉडी के ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगा वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। बट suppose that we have applied an external force of 10 Newton or something, but this amount of force is so less that it is not making the body to move। ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इतना लेस है कि ये बॉडी को मोशन में नहीं ला रहा। तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, जब बॉडी मोशन में नहीं आ रही तो उस केस में बॉडी की जो सरफेसेज है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। वो जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि बॉडी रेस्ट में है लेकिन तब भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ व्हाट विल वी सी, वी आर इंक्रीजिंग द फोर्स बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग, सो वी हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द फोर्स। तो हमने फोर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स को इंक्रीज करना, वी विल से दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज विद द एक्सटर्नल फोर्स। जितना हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये भी जनरेट होता, वो भी बढ़ता जाएगा। बट एट ए सर्टेन वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम बढ़ सकता है। उसके बाद में क्या होगा, अब एक ऐसा आपने फोर्स लगाया जो कि बॉडी को मोशन में ले आए, तो उस केस में अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी हैज़ कम इन मोशन। अब बॉडी मोशन में आ गई तो अब वो स्टैटिक नहीं रहेगी, स्टेशनरी नहीं रहेगी, अब वो बॉडी मोशन में आ गई। दैट मीन्स द फ्रिक्शन जनरेटेड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दो टाइप के फ्रिक्शन पढ़ लिए, एफ एस एंड एफ के। एफ एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, हियर आई विल राइट इट एज एफ एस। स्मॉल एफ से हम फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट करते हैं, दैट इज एफ एस। एफ एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एफ के, this Fk is the kinetic friction। and what is this limiting friction? this is Fs maximum। Fs maximum यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे बात समझ में? ओके, सो अब देखें कि ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ठीक है, लेकिन होता क्यों है, ये फ्रिक्शन जनरेट क्यों होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट क्यों होता है। सो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट क्यों होता है, इसकी स्टडी को समझने के लिए हम क्या करें, हम किसी भी सरफेस जो हमने सपोज दैट एक सरफेस ये ली है और दूसरी बॉडी हमने ये ले ली, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर, मतलब सेकंड के ऊपर हमने फर्स्ट बॉडी को रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरिया है इसको हम जूम करके देखते हैं। जब हम जूम करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ये इसकी जो सरफेस है ऊपर की वो प्लेन नहीं है, हो गया है इस टाइप की, थोड़ी सी जिगजैग फॉर्म की है, इर्रेगुलर शेप है। जो इसका जो निचला फॉर्म है वो थोड़ा सा इर्रेगुलर है। और जो सेकंड बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी थी, और जो सेकंड बॉडी है, इस सेकंड बॉडी का जब हम जूम व्यू देखेंगे तो ये भी हमें क्या दिखाई देगा, इस टाइप से इसकी ये भी सरफेस दिखाई देगी, दैट इज़ ऑल्सो जिगजैग इन फॉर्म। ये भी प्लेन नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट ये क्या है, ये भी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हमें या जिगजैग फॉर्म में दिखाई देती है। अब देखो होगा क्या, जब इस बॉडी को हम इसके ऊपर रख देंगे तो होगा क्या, जब इसको इसके ऊपर रख देंगे तो सोचो, देखो यहाँ पर जो एक तरीके से जो ट्रफ जो पीक आएगी वो इसके ट्रफ के अंदर छुप जाएगी, यहाँ की जो पीक होगी वो इधर की ट्रफ में, और यहाँ की जो पीक होगी वो यहाँ के ट्रफ के अंदर छुप जाएगी। तो एक तरीके से इनके बीच में क्या हो गया, लॉक सिस्टम जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एक तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ इसकी जो सरफेसेज है उनको लॉक कर दे रही हैं। तो जब ये लॉक कर दे रही हैं तो इनकी स्मूथनेस कम हो गई ना, जब आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और इनके सरफेसेस कांटेक्ट में आ गई। कांटेक्ट में आने के बाद में क्या हुआ, ये जो सरफेसेस थी एक दूसरे के साथ में, जो इनकी जो कैविटीज़ थी उन कैविटीज़ में घुस गई। तो उस केस में होगा क्या, इनके बीच में एक जो लॉकिंग सिस्टम जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये लॉकिंग सिस्टम जो है, ये लॉकिंग सिस्टम ही क्या पैदा करता है, यही पैदा करता है फ्रिक्शनल फोर्स। यही क्या पैदा करता है,
फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो थी पुरानी थ्योरी, ठीक है, पहले की थ्योरी थी कि जब फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये पुरानी थ्योरी है। नई थ्योरी क्या कहता है, नई थ्योरी एटॉमिक थ्योरी है, फ्रिक्शन की एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो फ्रिक्शन की एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है, ये कहती है कि जब आप दो सरफेसेस को कांटेक्ट में रखते हैं, आपने दो सरफेसेस को कांटेक्ट में रखा तो होगा क्या, इसका व्यू हम यहाँ पे देखते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस थी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट एरिया में, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो सेकंड सरफेस के जो आउटर मोस्ट एरिया में या टॉप मोस्ट लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना लेते हैं। जब आप इनको इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के पास ऊपर, मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब क्या, वो अट्रैक्ट कर ले रहे हैं एक तरीके से, इसका एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में उसको अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करते हैं उसके ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, मैग्नेट की तरह जुड़ जाएंगे। तो अब सीधी सी बात है, जब दो सरफेसेस को आपने मैग्नेट की तरह एक दूसरे से जोड़ दिया तो उनको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी जिसकी वजह से फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया कि फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है। तो ये दो थ्योरीज हमें याद रखनी है, ठीक है। ये सभी की सभी चीज़ें आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और उसको ऐड करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको ये होमवर्क है आपके लिए, यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इनकी डेफिनेशन से लिख के लानी है। और जो फ्रिक्शन क्यों होता है, वाई द फ्रिक्शन इज जनरेटेड, it's old theory and the modern theory both you have to write on the write in the copy, okay, ठीक है। now let us see, suppose that an object has been kept of mass m on a table, suppose that this is table, this is surface of the table, okay, इसके ऊपर हमने m मास रखा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, suppose this is the surface ऑफ द टेबल एंड दिस इज़ द मास m। तो अब मास m है तो सीधी बात है इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बट वेट के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, मैंने वेट के परपेंडिकुलर नहीं कहा, मैंने कहा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नाउ सपोज दैट वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ f, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक f जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उस केस में क्या जनरेट होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जनरेट होगा। तो मैंने ये फ्रिक्शन फोर्स कह दिया, ये Fs है क्योंकि अभी बॉडी मोशन में नहीं है, सो इट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए देखें तो क्या होगा, इसका वर्टिकल को जब मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि n की जो वैल्यू है वो mg के बराबर है। सो n एंड mg आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट देयर इफेक्ट्स। नाउ व्हाट इज़ दिस Fs की जो वैल्यू है वो कैपिटल F के बराबर है, Fs की वैल्यू कैपिटल F के बराबर है। तो ये हम पहले भी कह चुके हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाया, उसी के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जनरेट होगा। लेकिन हम अगर इसके डिपेंडेंसी की ही बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, स्टैटिक या फ्रिक्शन फोर्स जो है Fs, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम n से या कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में आपको कैपिटल N दिखाई देगा, कुछ बुक्स में आपको कैपिटल R दिखाई देगा, तो ठीक है। तो ये Fs जो है ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Fs इज इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आती है, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो जो म्यू जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एफ एस था, स्टैटिक था, तो यहाँ पे हम म्यू एस लगा देंगे जो कि बताएगा कि इट इज़ द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक होगा तो यहाँ पे एस की जगह सबस्क्रिप्ट में के आ जाएगा, दैट विल रिप्रेजेंट द काइनेटिक
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन जनरेट क्यों होता है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना है कि डिपेंडेंसी फ्रिक्शनल फोर्स की सिर्फ और सिर्फ एन पर करती है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पर करती है। जब नॉर्मल रिएक्शन पर ये डिपेंड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एस जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी उसी हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी चीज़, जब प्रोपोर्शनेट का साइन हम यहाँ पर हटा रहे हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ द frictional force generated is static in nature, then we will say the coefficient of friction is static coefficient of friction, and if it is kinetic in nature then mu will also be kinetic. So आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।